नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये बात है 9 फरवरी 2019 की। वर्सोवा का एरिया, यारी रोड के पास किनारा अपार्टमेंट का एक फ्लैट। हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन रह चुके महेश आनंद काफ़ी सालों से बीमार चल रहे थे। काम मिलना बंद हो चुका था, आर्थिक तंगी चल रही थी और जितनी भी सेविंग्स थी, जो भी पैसा कमाया था, वो सारा का सारा इलाज में खर्च हो चुका था। पर महेश आनंद किसी तरीके से बहन से जो खर्चा मिल रहा था, उससे पैसे बचा के अपने शराब के शौक को रेगुलरली पूरा कर रहे थे। न खाने का ठिकाना था, न घर में सफाई का, न खाने पीने का, किसी भी तरीके की घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उनकी बहन ने उनके लिए एक रोज़ाना आने वाला एक टिफ़िन सिस्टम जो होता है मुंबई में, वो लगवा दिया था। रोज़ टिफ़िन आ जाया करता था और उसी से वो अपना पेट भरा करते थे। एक काम वाली थी जो हफ्ते में 1-2 बार आती थी और घर को साफ कर दिया करती थी। पर 9 फरवरी 2019 को अचानक से पड़ोसियों को महेश आनंद के दरवाजे के ऊपर 2-3 टिफिन बॉक्सेस जो हैं वो पड़े हुए नजर आते हैं। महेश आनंद की उम्र इस समय थी 57 साल, 57 ईयर्स ओल्ड। और जब 57 ईयर्स ओल्ड कोई इंसान, जिसके बारे में लोगों को पता है कि वो बीमार चल रहा था, अकेला है, खाने पीने के सही से ठिकाने नहीं है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जब उसके घर के आगे ऐसी चीज़ों का जमावड़ा लगना शुरू होता है तो लोगों को शक सा हो जाता है। तो पड़ोसियों को थोड़ा शक होता है कि आखिरकार महेश ने पिछले 2-3 दिनों से ये टिफ़िन के बॉक्सेस घर के अंदर क्यों नहीं लिए हैं। तो कुछ लोग महेश के घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो महेश के घर की तरफ बढ़ते हैं तो अचानक से उन्हें कुछ बदबू सी आनी महसूस होती है। उस चीज़ को लोगों ने गौर किया, पर फिर भी उनके कदम रुकते नहीं है। वो महेश के घर की तरफ कदम और बढ़ाते हैं और जैसे जैसे कदम बढ़ाए जा रहे थे, बदबू जो है बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों को इस बात का शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और महेश आनंद के घर में कोई अनहोनी हुई है। इस बात का अंदेशा लगते ही उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आके जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का जो मंजर था वो डरावना कहना उसको सही होगा। महेश आनंद की सड़ती हुई लाश सोफे पे पड़ी थी। पास में ही उनके एक आधा पिया हुआ पेग का गिलास जो है उनके बाजू में रखा हुआ था। आधा खाया हुआ खाना टेबल पे रखा हुआ था एक प्लेट में, जिसके ऊपर फंगस लग चुकी थी। यानी कि महेश आनंद को मरे हुए 3-4 दिन बीत चुके थे और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि अकेले रहते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये एक नमूना था महेश आनंद के अकेलेपन का कि 2 दिन से उनकी लाश उनकी मौत के बाद सड़ रही थी, पर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। अकेलेपन का इल्म ये था कि अस्पताल में जब इनकी बॉडी थी तो बॉडी को क्लेम करने वाला भी कोई नहीं था। सवाल ये था कि महेश आनंद की आखिरकार मौत कैसे हुई। क्या वो नेचुरल कॉजेज से मरे? क्या उन्होंने आर्थिक तंगी से परेशान होकर शराब के नशे में आत्महत्या करी, या फिर कोई और वजह थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और एक बार आपको फिर से साबित कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी चकाचौंध से भरी होती है, उतनी चकाचौंध उसमें होती है नहीं। जितना क्लोजली आप इसके अंदर जाने की कोशिश करते हो या इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधकार नजर आएगा। अंधकार और अकेलेपन के अलावा आपको और कुछ भी नजर नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल ऑफ कोर्स आप शाहरुख खान के लेवल पे पहुंच गए हो। तो जानने की कोशिश करते हैं वीडियो में, जैसे मैंने कहा, महेश आनंद की ज़िंदगी के बारे में, और इन सारे सवालों के जवाब को पाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इसके पहले की वीडियो में आगे बढ़ो, छोटा सा निवेदन है आपसे, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू कैन कंटिन्यूसली बी विथ अस, वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स हैं, आप जाके और भी अलग अलग वीडियोज़ को देख कर इस इंडस्ट्री के बारे में, जितने हमने इसके काले चिट्ठे एक्सपोज किए हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। Let's not waste any more time and let's try to figure out one more time the solution, or probably let's have a conversation about the loneliness that comes with this entertainment industry, जहाँ पे हर कोई अपने करियर को बनाना तो चाहता है, पर इवेंचुअली कई लोग अपनी जान से हाथ को बैठते हैं। This video is all about the unfortunate and the lonely death of Mahesh Anand. अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह, संजय दत्त के साथ गुमराह जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके महेश आनंद 80 और 90 के दशक के प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड विलेन थे। ही वॉज गुड लुकिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उन गुड लुक्स ने कभी भी उनको एक मेन लीड बनने में हेल्प नहीं करी। ऐसा नहीं है कि उन्हें मौका नहीं मिला, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, पर वो फेमस हुए एज अ विलन। महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे, लंबी चौड़ी कदकाठी थी, देखने में स्मार्ट थे और इसी वजह से उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा था।
मॉडलिंग में कदम रखने के साथ साथ उन्होंने डांस भी सीखा, डांस की भी ट्रेनिंग ली। और अगर आप इनकी पुरानी फिल्मों को देखोगे जहाँ पे कुछ गानों में इन्होंने एक्चुअली में डांस किया है, यू विल रियलाइज कि उस एरा के हिसाब से ही वॉज एक्चुअली नॉट अ बैड डांसर, ही वॉज प्रीटी डिसेंट। आज के ज़माने में एक्चुअली कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो इनसे बड़े बन चुके हैं जहाँ पे उनको डांस का डी भी नहीं आता, पर महेश आनंद वॉज एक्चुअली नॉट बैड। और यही वो कारण है कि 1982 में एक फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, जिसमें कमल हसन और रीना रॉय थे। उसमें एक गाने में इन्होंने एक वो होता है ना बैक पीछे जो डांसर डांस कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड डांसर, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, बट इन्होंने उस गाने में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने अपने डांस का हुनर दिखाया था और उसकी वजह से उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए थे। 3-4 फिल्मों में थोड़े बहुत रोल मिले, पर बड़ा ब्रेक मिला इन्हें एक मूवी से जिसका नाम था सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा। लीड एक्टर के तौर पे इन्होंने इस फिल्म में काम किया था और इस फिल्म में दूसरे जो लीड एक्टर थे उनका नाम था आदित्य पंचोली। हालांकि ये फिल्म उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई, बॉक्स ऑफिस पे कोई ज़्यादा झंडे नहीं गाड़ पाई, पर इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शहंशाह। शहंशाह में इन्होंने एक गुंडे का रोल किया था और उस गुंडे के रोल से इन्होंने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था। विलन वाले जो रोल होते हैं उसके बारे में एक कहावत है और एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप विलन का रोल करते हो तो आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपको स्क्रीन पे आपसे नफरत करें, आपको हेट करें। और यही महेश आनंद के साथ हो रहा था। एज अ विलन ही वॉज बिकमिंग पॉपुलर, लोग इनसे नफरत किया करते थे, जो कि सबूत था इनकी अच्छी अदाकारी का। पॉपुलैरिटी का आलम ऐसा था कि उस समय जो भी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, स्पेशली बड़े सुपरस्टार्स की, अमिताभ बच्चन वगैरह की, अक्षय कुमार की, संजय दत्त की, इन लोगों की, उसमें ये किसी ना किसी रूप से विलन का रोल इनका होता ही होता था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती या फिर तूफान जैसी फिल्में देखी है, पर मैंने तो देखी है, उसमें भी इनके रोल्स थे। इनकी सफलता का आलम ऐसा था कि ये साल में 6 से 8 फिल्में आराम से कर रहे थे और कुछ ही समय में इन्होंने करीबन करीबन 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया था, वो भी अलग अलग सुपरस्टार्स लोगों के साथ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिनमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना, सलमान खान, इन सब के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। पर वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में क्या कहा था मैंने, आप कितना भी इस इंडस्ट्री के अंदर घुस जाओ, अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जिसमें साथ देने के लिए आपके साथ कोई नहीं आता। जब इनकी मौत हुई, इन लोगों में से एक ने भी श्रद्धांजलि तक भी अर्पित नहीं करी थी। ये बॉलीवुड की रियलिटी है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू हिज लाइफ। महेश आनंद की शुरुआती जो 2 फिल्में थी, सनम तेरी कसम और करिश्मा, उनकी प्रोड्यूसर थी बरखा रॉय नाम की एक महिला। बरखा रॉय एक्ट्रेस जो एक रीना रॉय थी उसकी बहन थी। अब पहली 2 फिल्मों में ही साथ में काम किया तो इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद इवेंचुअली प्यार व्यार शुरू होने के बाद इन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। अनफॉर्चुनेटली शादी ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है और कुछ महीनों बाद ही डिवोर्स हो जाता है। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद 1987 में इन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल रही मारिया डिसूजा से शादी करी। उस शादी से इन्हें एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इन्होंने रखा था त्रिशूल आनंद। पर कुछ ही समय बाद मारिया इन्हें छोड़कर विदेश चली जाती है। उन्होंने महेश से कांटेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। आलम ये था कि वो इन्हें अपने बेटे से बात भी नहीं करने देती थी, किसी तरीके का संपर्क करने की परमिशन नहीं दे रही थी, बल्कि बेटे का नाम तक चेंज कर दिया था। त्रिशूल आनंद से नाम उसका हटा के एंथनी वोहरा या इस तरीके का कुछ नाम कर दिया था। आगे वीडियो में आपको रियलाइज़ होगा जब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने अकेलेपन में महेश आनंद अपने बेटे को याद किया करते थे, और वो प्रोबेबली शायद आपको हिंट भी देगा इनके अकेलेपन के बारे में, जो इनकी ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, जो परेशानियां इनकी ज़िंदगी के अंदर आ गई थी। चूँकि नॉट ओनली डिड ही स्टार्ट लूजिंग वर्क, इनकी पर्सनल ज़िंदगी भी इतनी ज़्यादा करुणा से भर गई थी कि शायद इन्होंने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी हो। पर आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने में शायद महेश आनंद का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था। 1992 की बात है। महेश आनंद ने तीसरी बारी शादी करी मधु मल्होत्रा नाम की एक एक्ट्रेस से। 2-3 फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ था, पर ये शादी भी ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। 3 नाकाम शादियों के बाद भी महेश आनंद ने हिम्मत नहीं हारी और 1999 में एक एक्ट्रेस थी उषा बचानी, उनसे शादी करी। उनके साथ भी ये शादी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है और सूत्रों का ये कहना है और इनके करीबी मित्रों का ये कहना है, इनकी मौत के बाद लोगों ने जो मीडिया से बात करी, कि उषा बचाने के साथ इनका जो रिश्ता ख़त्म हुआ उसका प्राइमरी रीज़न इनका अल्कोहलिक होना था। ये शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। इन्हीं मित्रों ने इनकी मौत के बाद इस बात का भी खुलासा किया
कि महेश आनंद अपनी शादियों के अलावा काफ़ी लड़कियों के साथ भी शारीरिक संबंध में थे। करीबन करीबन 12 लड़कियों के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके थे किसी न किसी तरीके से, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए, पर कई लड़कियां इनके साथ इनके घर में समय बिता चुकी थी। अब उस बात की पुष्टि करना या उस बात का क्लैरिफिकेशन देने के लिए महेश आनंद जीवित नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं यहाँ पे सिर्फ मर्द को ब्लेम नहीं करूँगा कि वो 12 लड़कियों के साथ उसने अलग अलग रिलेशन बनाए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर गर्ल्स न्यू कि ये कौन है, कितनी शादियाँ हो चुकी है, या फिर किस तरीके का रिलेशनशिप चल रहा है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। एनीवेज, 90 का दशक आते आते इनके पास सालाना 4 से 5 फिल्मों का काम चल रहा था, तो ठीक ठाक काम अभी भी मिल रहा था। पर इसी दौरान एक फिल्म में काम करते हुए एक स्टंट के दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आती है। इलाज होता है और इलाज के बाद ठीक होने के पश्चात भी डॉक्टर इन्हें बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। तो करीबन करीबन 6 महीने तक महेश आनंद ने कोई भी काम नहीं किया था। ये कंप्लीट तरीके से बेड रेस्ट पे थे। फिल्मों से इन्होंने ब्रेक ले लिया था। जो दिखता है वही बिकता है वाली रियलिटी यहाँ पे महेश आनंद की जिंदगी में साबित होने वाली थी। महेश आनंद के साइड हटते ही अलग विलेंस जो हैं वो आते हैं और स्क्रीन को कैप्चर कर लेते हैं। ऑडियंस के प्रति महेश आनंद की जो फॉलोइंग थी वो बेसिकली शिफ्ट हो जाती है। नए चेहरों ने महेश आनंद को एज अ विलन बॉलीवुड में रिप्लेस कर दिया था और अनइंटेंशनली और अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेक महेश आनंद की ज़िंदगी में आया था ये एक परमानेंट ब्रेक बन के स्थापित होने वाला था। जिस इंसान ने अपनी रिकवरी के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था उस इंडस्ट्री ने इनका साथ छोड़ दिया था। इन्हें काम मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। इनकी ज़िंदगी की परेशानियां ऐसी थी कि ये वो फेज़ है जहाँ पे इनके भाई ने इनके साथ फाइनेंशियली धोखाधड़ी करी और इनसे करीबन करीबन 6 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। जो भी सेविंग, जितना भी पैसा महेश आनंद ने कमाया था वो सारा का सारा इनका भाई लेके रफू चक्कर हो जाता है। यही वो फेज़ है कि इंडस्ट्री में वापसी करने के कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें काम मिल नहीं रहा था। कोई भी इनके साथ एज सच इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था काम करने के लिए। और यही वो फेज़ है जहाँ पे ये सोशल मीडिया पर अपने बेटे के बारे में पोस्ट्स डाल रहे थे। अलग अलग पोस्ट्स करके अपने बेटे के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहे थे, जो कि वंस अगेन दिखाता है इनके अकेलेपन का सबूत है वो कि किस तरीके से ये अपने उस बेटे को मिस कर रहे थे जिससे मिलने से उसकी माँ ने और इनकी एक्स वाइफ ने इन्हें वंचित कर रखा था। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं 1-2 पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे ही सेज कि माई सन त्रिशूल, गॉड ब्लेस यू माई सन, जस्ट हग मी वंस बिफोर आई डाई, लव यू फॉर लाइफ। और वहीं दूसरी पोस्ट में इन्होंने लिखा था कि मैं देख कर दिन भर रोता रहता हूँ, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया है एंथनी वोरा, बस एक बारी मरने से पहले मुझे गले लगा लो। ये प्रोबेबली पोस्ट्स करे गए थे, शायद इनके बेटे ने सोशल मीडिया पे पोस्ट्स डाले होंगे, इन्होंने वो पोस्ट्स देखे होंगे, उनके ऊपर इनका ये रिएक्शन आया था। मैंने वीडियो के बीच में कहा था आपको कि अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लाने में महेश आनंद का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानी आती है कई बार वो मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और महेश आनंद की ज़िंदगी में भी यही था। इनकी जो शादियां फेल हुई, हम महेश आनंद को ब्लेम कर सकते हैं, यस, पर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पार्टनर को भी देना होगा, नॉट एंटायरली। और हम एक ब्लैंकेट तरीके से नहीं कह रहा हूँ मैं कि लड़कियों की गलती रही होगी, बट वी विल नेवर नो बिकॉज ही वॉज द फेमस वन आउट ऑफ दोज रिलेशनशिप्स। और लोग इनके बारे में ही बात करते हैं और इनको ही ज़्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉट अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बट मैं यहाँ पे एक ओपन माइंड रखना चाहता हूँ एंड नॉट टू जज हिम, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं महेश आनंद को जज करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के उस अंधकार के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जिसके बारे में पिछले 4-5 वर्षों से मैं बात करता आ रहा हूँ और प्रोबेबली बात करता रहूँगा। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि हम इस चैनल के ऊपर बैठ के मेंटल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। आई हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट। सो इसके पहले कि आप महेश आनंद को जज करें, कीप एन ओपन माइंड, अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन मे और मे नॉट हैव गॉन थ्रू एंड देन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। महेश आनंद की ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी थी कि एक बारी वो फेसबुक पे लाइव बैठ के अपने फैंस से बात कर रहे थे और बात करते हुए इमोशन में आके उन्होंने अपने फैंस को ये कहा था कि आज मैं आत्महत्या करने वाला हूँ अपनी कलाई काट के। इसके बारे में इनके जो दोस्त थे साहिल, जो मीडिया वालों से बात करते रहे इनकी मौत के बाद, उन्होंने इमीडिएटली इनकी बहन को फ़ोन किया और इनकी बहन को फ़ोन करने के पश्चात इनकी बहन इमीडिएटली इनके अपार्टमेंट पहुंचती है और तब तक वहां बैठी रहती है जब तक पुलिस वाले नहीं आ जाते। इनको समझाया बुझाया जाता है और फिर महेश आनंद इवेंचुअली शांत होते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। और उसके बाद पुलिस वाले और उनकी बहन वहाँ से चली जाती है। साल 2018 आता है और महेश आनंद की ज़िंदगी एक नई उम्मीद की किरण लेके आती है। रशिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की लाना
उससे महेश की मुलाकात ऑनलाइन होती है और फिर ये शादी कर लेते हैं। लाना अक्सर इनसे मिलने के लिए हिंदुस्तान आया करती थी। वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम था तो लिमिट होती थी कि वो कितना समय बिता सकती है। साल में 3-4 महीने यहाँ रहती थी, फिर वापस चली जाती थी। ये भी इन्हें विजिट करते थे। बट मोस्टली ये 57 साल का इंसान मुंबई के अपने अपार्टमेंट में अकेले रहा करता था। जब ये 5वीं बीवी इनके साथ नहीं होती थी तब ये सिर्फ और सिर्फ शराब पीते थे, क्योंकि काम इन्हें कोई देने के लिए तैयार नहीं था। और ये सोचने की कोशिश करते थे कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या गलत किया। जहाँ एक तरफ शादी करके महेश आनंद ने ज़िंदगी को नए सिरे से तैयार शुरू करने की कोशिश करी थी, उसी तरफ अचानक से ऐसे लगा कि शायद इनकी ज़िंदगी के अंदर करियर में फिर से बदलाव आने वाला है। इनके पास निर्माता निर्देशक पहलाज निल्हानी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, मैसेज आता है कि कॉल मी। जैसे ही उनका ये मैसेज आता है, ये इमीडिएटली उनको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आपने मुझे मैसेज किया। तो उन्होंने कहा कि अगर स्टूडियो ऑफिस आ सकते हो तो इमीडिएटली आ जाओ। इन्होंने कहा अभी आता हूँ और ये पहलाज से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि गोविंदा के साथ एक फिल्म करी थी, रंगीला राजा या इस तरीके का कुछ नाम था, पहलाज निलानी ने। उन्होंने कहा कि शूटिंग पूरी हो चुकी है, पर मुझे कुछ सीक्वेंस शूट करनी है जिसमें 6 मिनट का रोल तुम्हारा होगा, क्या तुम वो 6 मिनट का रोल करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि रोल चाहे 6 मिनट का हो या 1 मिनट का, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं काम करने के लिए बेताब हूँ। महेश आनंद को ऐसा लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी हिज कमबैक। इस फिल्म के माध्यम से दोबारा से ये इंडस्ट्री में आ जाएंगे और इन्हें रेगुलरली काम मिलना शुरू हो जाएगा। कितना मूर्ख होता है ना इंसान, या कितनी ज़्यादा उम्मीद रखता है ज़िंदगी के अंदर कि पूरे उत्साह के साथ इन्होंने रंगीला राजा में काम किया, उस 6 मिनट के रोल को भरसक तरीके से, अच्छे तरीके से परफॉर्म करके, एग्जीक्यूट करके शूट ख़त्म किया। पर ये फिल्म कब रिलीज़ हुई और कब थिएटर से हट गई किसी को पता भी नहीं चला। किसी ने नोटिस नहीं किया कि महेश आनंद कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। महेश आनंद ने इस फिल्म को करने के बाद अपने दोस्तों को कहा था कि अब मेरी ज़िंदगी दोबारा से बदलने वाली है, आई एम गोइंग टू टर्न द पेजेस ऑफ माई लाइफ अराउंड। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़िंदगी से परेशान इंसान जब उम्मीद अचानक से उसे दिखती है कि चीज़ें चेंज होने वाली है और जब वो नहीं होता तो वो इंसान हिम्मत और खो देता है। यही महेश आनंद के साथ भी हुआ था। इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद 22 दिन पश्चात महेश आनंद की लाश जो है वो इनके अपार्टमेंट में मिली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसको नेचुरल डेथ बताया गया था। इनकी बहन पिक्चर से बाहर थी, लोग इनकी बहन को जानते तक नहीं थे। करीबन करीबन 4 से 5 दिन इनकी लाश अनक्लेम्ड हॉस्पिटल में पड़ी रही थी। फिर इवेंचुअली किसी तरीके से पड़ोसियों ने इनकी बीवी तक खबर पहुंचाई थी, पर ऑफकोर्स वीज़ा वगैरह का इशू था। जब पड़ोसी इनकी लाश को क्लेम करके अंतिम संस्कार करने वाले थे, एन मौके पर फिर इनकी 5वीं बीवी आती है और इनकी उस सड़ी गली लाश को लेके अकेली बेचारी अंतिम संस्कार करती है। ये महेश आनंद की जिंदगी थी इन अ नटशेल। इतनी सी स्टोरी। 300 सवा 300 फिल्मों में काम कर चुका इंसान एक ऐसी गुमनाम अकेली मौत मरता है, जो कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखो तो बॉलीवुड का एक ट्रेंड बन गया है। आई एम प्रीटी श्योर शाहरुख खान मरेगा तो काफ़ी करोड़ लोग सड़क पे खड़े होंगे, शाहरुख करते हुए रोएंगे, लड़कियां आई लव यू शाहरुख कहते हुए, शायद जैसे कॉन्सर्ट्स में होता है ना, लोग कपड़े फाड़ देते हैं, लोग अपने कपड़े फाड़ेंगे। बट इन जैसे छोटे अभिनेताओं के लिए किसी के मन में कोई भी प्यार नहीं होता है, किसी के मन में कोई भी इज्जत नहीं होती है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। ये रियलिटी है बॉलीवुड का, ये रियलिटी है ग्लैमर इंडस्ट्री की, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य क्या है, क्यों मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों को बार बार इस इंडस्ट्री के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं, उन पेरेंट्स को ये याद दिलाने की कोशिश करवाता हूं कि आपके बच्चे जिस इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने दीजिए। ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं जाने दीजिए, पर उन पर नज़र रखिए। बिकॉज दिस फील्ड, दिस एंटरटेनमेंट फील्ड, दिस ग्लैमर इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ पीपल हु विल बिट्रे यू। ये एक ऐसे भेड़ियों से भरी हुई इंडस्ट्री है जो आपको दिखाएगी बड़े बड़े सपने, पर आपको उनको पूरा करने के लिए आपको पूरी तरीके से, गलत तरीके से नोचेगी, खरोचेगी, खसोटेगी और आपका ऐसा फ़ायदा उठाएगी कि आपका बच्चा इवेंचुअली परेशान होकर शायद आत्महत्या कर लेगा या एक गुमनाम मौत मरेगा। उस चीज़ पर नज़र रखने के लिए आपको उसका साथ देना पड़ेगा। और मैं फिर से आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग इन बॉलीवुड, कि लगातार ऐसे बदकिस्मती से भरी हुई मौतें हमारे सामने नज़र आ रही हैं बॉलीवुड से रिलेटेड लोगों की। अकेले मर रहे हैं लोग, कोई साथ खड़ा नहीं होता। ये बड़े स्टार जिन्होंने इनके साथ कई फिल्मों में काम किया होता है, एक शब्द इनके लिए नहीं कहते। क्या इंसानियत की कीमत
आज की डेट में बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में स्पेसिफिकली, क्या 2 कौड़ी की रह गई है? क्या 2 कौड़ी भी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है? एटलीस्ट मुझे तो लगती है कि 2 कौड़ी की वैल्यू भी कोई नहीं समझता किसी की। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा रेंटिंग ज़्यादा लगे, बट incidents like these, they make you think. They make you think about life. They make you think about things you can do, and they make you think about things that probably you're not supposed to do. आपको क्या लगता है महेश आनंद की ज़िंदगी के बारे में, बॉलीवुड के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम नॉट श्योर वेदर यू फाउंड दिस वीडियो एंटरटेनिंग, जो लोगों को चाहिए होता है, और यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बट आई जस्ट फेल्ट सैड जब मुझे इनके बारे में मैंने जब पढ़ा। आई जस्ट फेल्ट सैड एंड आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट हिम। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बारे में बात करी है मैंने, बड़े बड़े मॉडल्स के बारे में बात करी है। एक ऐसे इंसान के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में प्रोबेबली आपने शायद सोचा नहीं होगा। दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू अ गाय who may not have been perfect, but he still deserved a respectable death. एटलीस्ट ये मेरा मानना है। बाकी आप अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट के रूप में छोड़ सकते हो। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।